आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नरेशन का सेकंड पार्ट। यानी कि ग्रामर हम पढ़ रहे थे और ग्रामर में आपकी चली हुई थी नरेशन। इससे पहले क्या है, हमने नरेशन से रिलेटेड एक पार्ट बना दिया है और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, नरेशन के 2-3 कंसेप्ट थे ना, वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें कंसेप्ट नंबर 4। एक बार जल्दी से ना मैं उनका रिवीजन करा देता हूँ आपको कि हमने उन 3 कंसेप्ट में क्या क्या किया था। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। ठीक है, किस पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। सेकेंडली हमने क्या किया था, एक रूल किया था SON का, यानी कि 1 2 3। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। और मैंने आपको बताया था भी फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा, सेकंड कैसे, थर्ड कैसे। फिर मैंने क्या है, अगला ही जो कंसेप्ट है वो पर्सन से रिलेटेड बताया था। यानी कि मैंने आपको एक स्लैब बनवाई थी, एक टेबल बनवाई थी। ठीक है ना। उस स्लैब टेबल में क्या बताया था मैंने आपको कि फर्स्ट पर्सन में आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी है, सेकंड में कौन सी और थर्ड में कौन सी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है आपका। ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम आज करने वाले हैं इसका नेक्स्ट कंसेप्ट और रूल। ठीक है ना। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इससे रिलेटेड रूल का यूज़ क्या है, हम ये मान सकते हैं इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स आते हैं ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या कुछ रहने वाला है हमारा। तो इस कंसेप्ट का नाम हम दे सकते हैं कंसेप्ट रिलेटेड टू, या फिर हम लिख सकते हैं कन्वर्जेशन ऑफ टेंसेस। ठीक है भाई, जो टेंस होता है, ठीक है, उसका कन्वर्जेशन कैसे किया जाता है, किसका हम किस में करेंगे। किसका किस में का मतलब क्या है कि दो चीज़ें होती हैं मेनली नरेशन के अंदर। ठीक है ना। ये ऑलरेडी आपको पता होगा, फर्स्ट वीडियो में आपने समझ लिया होगा। एक होता है आपके पास में डायरेक्ट स्पीच। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है। कौन सी स्पीच होती है हमारे पास में, इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो टेंस में हमें याद क्या रखना है कि भाई किसको हम किस में चेंज करें। बस नॉर्मली देखो ना, इसको मैं याद करने का तरीका आपको पहले ही बता देता हूँ। जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। सेकंड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, आप बोलोगे थर्ड फॉर्म आती है। बस उस थर्ड फॉर्म के साथ में आपको क्या कर देना है, एक हेड वर्ड ऐड कर देना है। लेकिन यदि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दे तो उससे आगे नहीं जाना है आपको। आप क्या लिख दोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ये चेंज नहीं होगा। जब हम चेंज करेंगे ना, यदि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाई चांस, तो आप क्या है, चेंज करते वक्त हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही वहाँ पे लिखना। ओके। तो यानी कि पहले नंबर पे इसमें हमारा क्या रहेगा, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको आपको किस में चेंज कर देना है, सेकंड फॉर्म के अंदर। और सेकंड फॉर्म है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। और यदि आपकी क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप इसको किस में चेंज करोगे, वो मैंने आपको अभी बताया है। इसमें आपको ना कोई भी चेंज नहीं करना है। इसके अलावा क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में हमें दे रखा हो इज, एम और आर में से एक, तो इसको आपको किस में चेंज करना है, या तो वोज में चेंज कर दो या फिर इसको वर में चेंज कर दो। देखो जो इज है इसको चेंज किया जाता है वोज में, जो आर है इसको चेंज किया जाता है वर में, जबकि जो एम है ना इसका केवल केवल प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया जाता है, पास्ट में इसका यूज हम नहीं करते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, कभी आपने टेंस करे हैं, ठीक है, नहीं भी करे हैं, तो हम यहाँ पे ना हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप पढ़ते होंगे वहाँ पे कि आई के साथ एम आता है, ऐसा कुछ करके, सिर्फ वहीं इसका यूज़ होता है। उसके बाद यदि इसमें आगे बात करें हैज़ या हैव, इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, या तो आप इसको इसके लिए सिर्फ ना एक ही रहेगा आपका। ठीक है, इसके लिए आपका एक ही रहेगा, क्योंकि क्या होता है, हैज़ की पास्ट फॉर्म भी हैड ही होती है, और जो हैव की पास्ट फॉर्म भी क्या होती है आपकी, हैड ही होती है। ठीक है ना। देन इसके बाद हम इसमें और आगे बात करें, यानी कि कुछ इसमें मॉडल्स की बात कर लेते हैं हम। यदि आपका विल है डायरेक्ट स्पीच में तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, वुड के अंदर। आपका सेल है तो सेल को आपको किस में चेंज कर देना है, शुड के अंदर चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है, शुड के अंदर। यदि आपका कैन है, कैन को किस में चेंज कर देना है, कुड के अंदर चेंज कर देना है। मे है तो मे को इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज करेंगे, माइट। एक होता है मॉडल आपके पास में मस्ट, जिसके बारे में ना बहुत कम को पता है। तो मस्ट को किस में चेंज किया जाता है, तो याद रखिएगा हेड टू के अंदर।
और इसका भी बहुत कम को पता है, यदि हेड टू ही हो तो इसको ध्यान में रखिएगा, हेड हेड टू के अंदर आप इसको क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। हेड टू को किस में चेंज कर दोगे, हेड हेड और टू साथ में लगा दोगे इसके, ठीक है। तो ये कुछ टेंसेस से रिलेटेड कन्वर्जेशन बताया है, मोस्टली क्या है, इनसे रिलेटेड ही हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं। यदि एक दो बात ऐसी है जो मैंने यहाँ नहीं लिखवाई हो बाई चांस, ठीक है, हम एग्जाम्पल्स वहाँ पे करेंगे। तो क्या करोगे, यदि कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट या रूल आ जाता है, ठीक है ना, टेंस से रिलेटेड, उसके कन्वर्जन से रिलेटेड, तो आप बाद में उसमें ऐड भी कर सकते हो। नहीं तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ लिखवाई है, इन्हीं का ज़्यादातर कन्वर्जेशन किया जाता है। अभी किसी के एग्जाम में जो भी एग्जाम्पल दिया जाता है, आपको क्या है, इन्हीं से रिलेटेड देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड में, सेकंड है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। इज एम आर है तो वॉज या वर में करना है, हैज़ या हैव तो हेड में, विल को वुड में चेंज करना है, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। उसके अलावा क्या है, मस्ट को हेड टू में और हेड टू को हेड टू के अंदर चेंज कर देना है। तो देखो इसको ना अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक दो बार आप जैसे करते हो तो आसानी से ना ये याद हो जाएंगे, बस इन पे थोड़ा आप फोकस कर लेना कि भाई मस्ट को कैसे चेंज करना है हेड टू को, वरना ये तो सिंपल ही है। हैज़ हैव की सेकंड जैसे कि क्या हो जाती है, हेड हो जाती है, विल की वुड, ये तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था नरेशन में इसका कंसेप्ट नंबर आपका 4। तो इसके बाद नरेशन में आपको जो करना है, इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट रहने वाला है, यानी कि कंसेप्ट नंबर 5। और कंसेप्ट नंबर 5 की बात करें तो ये किससे रिलेटेड होगा आपका, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका कंसेप्ट नंबर 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस कंसेप्ट का नाम कन्वर्जेशन ऑफ एडवर्ब्स। क्या लिखा मैंने, कन्वर्जेशन ऑफ एडवर्ब्स। देखो यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा है मैंने, एडवर्ब। अब एडवर्ब के बारे में ना आपको यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, ठीक है ना। इससे जो रिलेटेड टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच में हम इसको अलग से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ आपको सिर्फ कौन सी बातें याद रखनी है फिलहाल के लिए, कुछ एडवर्ब्स होती हैं जिनका यूज़ हम क्या करते हैं, नरेशन में करते हैं, डायरेक्ट से जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करते हो, या इनडायरेक्ट से उल्टा करना हो, डायरेक्ट स्पीच के अंदर उस चीज़ को चेंज करना है। मतलब कि कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है ना, और उन वर्ड्स को कैसे चेंज किया जाता है, फिलहाल के लिए बस वो बातें याद रखो। अभी क्या है, आपको एडवर्ब्स में नहीं जाना है, मैंने क्या बोला है, इसके लिए स्पेशल टॉपिक होते हैं, उस स्पेशल टॉपिक में ही हम क्या है अच्छे से एडवर्ब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए कौन कौन सी जो एडवर्ब्स आपको ध्यान में रखनी है, पहले हम बात करें इसमें एगो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट स्पीच में यदि एगो दिखाई दे जाता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको किस में चेंज करना है, बिफोर में चेंज करना है। उसके बाद में इसमें हम बात करें कि एक एडवर्ब होती है आपकी नाउ। तो नाउ को किस में चेंज करना है, देन में। एक स्पेलिंग का ध्यान रखना, यहाँ मैंने क्या लिखा, THEN देन लिखा। एक देन वो भी होता है THAN। तो उसका हमेशा कहाँ यूज किया जाता है, कंपैरिजन के लिए हम उसका यूज करते हैं, ठीक है ना। जब हम एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो वहीं देन लगता है। इस देन का मतलब क्या होता है, इसकी सेंस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे नाउ, नाउ का मीनिंग अब होता है, देन का मीनिंग तब होता है, लेकिन उसका यूज अलग ही सेंस में होता है आपका, ठीक है। तो स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा या फिर ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे। उसके बाद यदि इसमें हम आगे बात करें, नेक्स्ट एडवर्ब आती है इसके अंदर दिस। तो दिस को आपको किस में चेंज कर देना है, दैट के अंदर। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसमें दीज के बारे में। तो दीज को किस में चेंज करोगे आप, दोज के अंदर चेंज कर देना, ओके। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यस्टरडे। तो यस्टरडे को हम किस में चेंज करेंगे, तो इसको आप चेंज कर देना इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर द प्रीवियस डे के अंदर। यदि आपके पास में क्या हो, टुडे हो, तो टुडे को किस में चेंज किया जाता है, तो याद रखिएगा डेट डे के अंदर। लेकिन यदि टुमारो हो, ठीक है ना, तो इसको किस में चेंज करें, तो इसको हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे, या तो आप द नेक्स्ट डे के अंदर चेंज कर दो, या फिर हम इसको चेंज कर देंगे द फॉलोइंग डे के अंदर। किस में चेंज कर देंगे, द फॉलोइंग डे के अंदर, ठीक है। देन एट लास्ट, इसमें आपको क्या याद रखना है, यदि हमें दे रखा है लास्ट नाइट, ठीक है, या वीक, ऐसे करके कुछ भी वर्ड हो हमारे पास में, तो इसको किस में चेंज करना है, यहाँ आपको द
प्रीवियस लिखना है, नाइट है तो नाइट लग जाएगा साथ में, और यदि वीक है तो साथ में क्या लगा दो, वीक लगा दो। यदि कोई अदर वर्ड है तो साथ में इसमें अदर वर्ड। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो लास्ट में यदि नाइट आया है, लास्ट का कन्वर्जेशन करना है केवल आपको, तो लास्ट का कन्वर्जेशन होता है द प्रीवियस में। यदि लास्ट के साथ में नाइट लगा है तो प्रीवियस के साथ में नाइट लगा देना। वीक लगा है तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा। मंथ लगा होता तो द प्रीवियस मंथ। ईयर लगा होता द प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, जो वर्ड लास्ट के साथ ऐड है वही वर्ड किसके साथ में ऐड हो जाएगा, लास्ट चेंज करके दी प्रीवियस में, और वही वर्ड इसके साथ में हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए इस वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैंने आपको आज 2 कंसेप्ट कराए हैं। आपका क्या काम क्या रहेगा, हमने टोटल 5 कंसेप्ट कर लिए हैं, तो आपको इन 5 के 5 कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। जहाँ याद करने की ज़रूरत है याद करिए, और जहाँ आपको याद रिवीजन की ज़रूरत है तो उस चीज़ को रिवाइज करिए, ताकि क्या है, जब हम टाइप के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्पल्स को बना रहे होंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ।